कहानी की शुरुआत में हमें इस मानवा की मेन फीमेल लीड की बात बताई जा रही होती है। वो कह रही, मेरा होम टाउन योंगचेन देश के सबसे बड़े पोर्ट का लैंड है। योंगचेन के साथ नीले पानी में तैरते जहाज अपने साथ विदेशी लोगों संस्कृतियों को लाते थे, लेकिन अंदर क्वार्टर के परे मस्तूले की चोटियों के पार मुश्किल से दिखाई देने वाली और देख पाते हैं हमारी मेन फीमेल लीड कमरे के अंदर से चुपके से बाहर देख रही होती है। दो औरतें आपस में बात कर रही। उनमें से एक औरत कह रही, सबसे छोटे मालकिन के बारे में क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बड़ी होते होते काफी बदल गई है? दूसरी औरत कह रही, अरे शांत रहो, वो सुन लेगी। उसकी त्वचा बहुत गोरी है और उसके बाल भूरे हैं। तुम उसे चाहे जैसे भी देखो, वो एक वेस्टर्न महिला की तरह दिखती है। दूसरी औरत कह रही, यही रीजन है कि वो उसे इनर क्वार्टर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने देती। क्या तुम जानते हो कि कैसे कुछ पश्चिमी लोग जहाज से आते हैं और वापस जाने के बजाय यही प्यार में पड़ जाते हैं? दूसरी औरत कह रही, शायद मालकिन का भी किसी के साथ चक्कर था। और तभी एक लेडी की आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो लोग घबरा जाते हैं, फिर कह रहे हैं, मैडम। और वो लेडी कहती है, अगले 3 महीनों के लिए इनर क्वार्टर के आसपास कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। वो दो औरत सर झुकाते हुए कहते हैं, जी हम माफी मांगते हैं। और जब ये लेडी फीमेल लीड की तरफ देखती है, तब ये बच्ची खुश होके कह रही, माँ आप। और पता चलती है ये लेडी उसकी माँ होती है। फिर उसकी माँ कह रही, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी परछाई भी ये कमरे के बाहर नहीं दिखनी चाहिए, सावधान रहना। और उसे उस कमरे के अंदर बंद करके चली जाती है। हमारी फीमेल लीड उस वक्त बहुत उदास हो जाती है और कह रही, ठीक है। फुसफुसाती आवाजें और ठंडी निगाहें। भले ही मैं छोटी थी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि उनका क्या मतलब था। और एक दिन वो कमरा खोल के वो बाहर निकलती है। वो आदमी कह रहा, मेरा बच्चे तुम फर्श को इस तरह क्यों घूर रही हो? और वो बच्ची कह रही, फादर मेरी नजर जो उस सीलन भरी जमीन के आदी हो गई थी, एक कोमल हाथ द्वारा साफ धूप की ओर ले जाई गई। और जब पहली बार देखते हैं बाहर का नजारा, तो वो देखते ही रह जाती है। और उस दिन वो बहुत खुश होती है। उसके फादर कह रहे हैं, क्या वो नीला समुद्र तुम्हारी दिल को सुकून और ताजगी से भरा हुआ महसूस नहीं करता? हमारी फीमेल लीड कहती है, हाँ ये बहुत 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 सुंदर है। और वो आदमी कहता है, शियुआ। और हमें पता चलती है फीमेल लीड का नाम शियुआ है। शियुआ कहती है, जी पिताजी। वो आदमी कह रहा, तुम मेरी बेटी हो। और हमारा फीमेल लीड कह रही, हालांकि मैं जानती थी कि ये सच नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उन शब्दों के सहारे जी रही थी, क्योंकि वो बहुत काइंड थे, जैसे मेरे गालों को गुदगुदाती हवा। और उसके फादर कह रहे हैं, वैसे कोई है जिसे मैं आज तुमसे मिलवाना चाहूँगा। शिवा कह रही, किसी से मिलना है? सामने देखते हैं एक लड़ी खड़ी है, उसके बारे में बता रही, मेरे पिता की दयालुता जो मेरे प्रति उनकी सहानुभूति से उपजी है। और तब वो पहली बार अपने टीचर से मिली होती है। मेरे पिता और मेरे टीचर की बदौलत मेरी एक बड़े हॉल और 2 कमरे वाली दुनिया धीरे धीरे विस्तार होने लगा। और एक दिन कुछ ऐसा होता है, मेरे पिता का मौत हो गया और वो पूरी तरह से टूट गई। उसके अपने भी उससे मुंह मोड़ लिए। वो पूरी समय रोई और इस तरह से समय बीतती है, अकेले बैठी हुई सोच रही। और पीछे से एक हाथ चौंकाते हुए अचानक आता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है, तब होते हैं उसी की टीचर। और उसके टीचर के साथ वो बाहरी दुनिया देखती है। उस दिन वो बहुत खुश थी, कह रही, मेरी टीचर हमेशा मेरे दोस्त बने रहे। सच्चाई से मुंह मोड़ लेने वाली इस छोटी सी दुनिया में कैद मैंने अपना जिंदगी जी लिया होता। हान होंगाई होन की सबसे छोटी बेटी के रूप में, जो योंगचेन के स्तंभ है। लेकिन वो झूठा जिंदगी बिना किसी चेतावनी के बिखर गया। और तब कुछ ऐसा भयानक रात होती है, सारे घर आग में जलकर सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर सियाओ को दिखाया जाता है। वो रोते हुए कह रही, हाँ
मैं समंदर पार करने जा रही और उसके टीचर कह रही ये उस जगह से अलग होगा जहाँ तुम अब तक रहे हो। ये एक अनफेमिलियर और खतरनाक जर्नी होगी। और सियाओ कह रही आपको पता है टीचर, कोई और रास्ता नहीं है, वो विदेशी जिसने ये सब किया। मैं वही हूँ जिसके उसे तलाश है। और उसके टीचर कह रही अब से मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी संकल्प सिर्फ उस आदमी तक ही सीमित नहीं है। और देख पाते हैं उसके टीचर पूरी तरह से घायल हो चुकी हैं। उसके टीचर कह रही एक आदमी जो तलवार की तरह ठंडा है वो भी उसका शिकार करेगा। वो दोनों एक सामान्य चाबी की तलाश में हैं। और ये सोचना कि वो तुम थे जिसके पास ये था। और सियाओ कह रही तो फिर क्या मुझे वो चाबी मिल सकती है जिसका मुझे इंतजार था? उसकी टीचर कहती है नहीं, वो ऐसा आदमी है जो तुम पर भी तलवार तानने में एक बार भी नहीं रुकेगा। जैसे ही तुम महाद्वीप पर पहुँचो सीधे रॉयल फेल्प बैंक जाना, वहाँ तुम्हें चाबी के राइटफुल ओनर के रूप में वेरीफाइड किया जाना चाहिए। और शियाओ घबराते हुए कह रही अब और कुछ मत कहिए, आपके शरीर से खून निकल रही है। और उसके टीचर कह रही हैं प्रूफ करना होगा कि तुम ही इस चाबी के असली मालिक हो। अगर तुम ऐसा करते हो वो दोनों तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, वो भेड़िया। और तब उसके टीचर की आंखें बंद हो रही होती हैं। शियाओ पूरी तरह से घबरा के कह रही टीचर टीचर। और वो टीचर कह रही वो भेड़िया आ रहा है। शियाओ कह रही टीचर और रोते हुए कस के गले लगा लेती है। कह रही प्लीज आप जाग जाइए, प्लीज आप उठिए, आंखें खोलिए, प्लीज सांस लीजिए, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज उठ जाइए। और हम देख पाते हैं ये पूरी शहर आग में तबाह हो चुका है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है आसमान में काला बादल होता है। वहाँ एक आदमी एक हाथ के ऊपर कुचलते हुए कह रहा क्या तुम्हें लगा था कि तुम सफल हो जाओगे? वेल, क्या तुम तब भी आते अगर तुम्हें पता होता कि इसका अंत ऐसा होगा? और ये होता है हमारा मानवा का मेन लीड। और यहाँ पे पूरी तरह से खून खराबा चल रहा होता है। फिर उसका आदमी कहता है हमने 2 को जिंदा पकड़ लिया है और पता भी चल गई है कि बाकी सब मर चुके हैं। और एमसी कह रहा मुर्दों को दफना दो और बचे हुए लोगों से पूछताछ करो, पता लगाओ कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। और उसका आदमी कहता है समझ गया, बाकी के काम का क्या करना है। और हमारा एमसी मुस्कुरा के कह रहा वेल साइमन, मुझे एक वादा निभाना है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एक गैरेज गाड़ी। और एमसी सोच रहा कितना पैथेटिक और थका देने वाला है। द किंग ऑफ लॉब्सेन, ये निस्संदेह है उसकी सोची समझी कारस्तानी है। मुझे लगता है कि ये बकवास तभी खत्म होगी जब किसी का सिर काट दिया जाएगा। और उसका आदमी कहता है हम पहुंच गए हैं योर एक्सलेंसी। हमारा एमसी गैरेज से बाहर आता है। फिर दिखाया जाता है अमन रोज मेंशन। एमसी कह रहा एक भी ऐसी खिड़की नहीं है जो अंदर की नजारा दिखाए। वो यहाँ इतने गुप्त तरीके से क्या कर रहा है? और हमें ये मेंसर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तब वहाँ पे और ये आदमी होता है ग्रैंड ड्यूक बेटन, फेल्प बैंक की प्रेसिडेंट। और वो गुस्से में कह रहा दरवाजा के बाहर बहुत शोर है, मैंने उनसे कहा था कि सावधान रहे ताकि वो हमें परेशान ना करे। हाँ तुम हिलाते रहो। और बाहर हमारा एमसी खड़ा होता है। वो कह रहा मेरी अनाउंस करो और दरवाजा खोलो। पीछे से एक आदमी कहता है योर एक्सीलेंसी, कृपया पहले शांत हो जाइए, शायद मैं आपके लिए एक अपॉइंटमेंट ले सकूं। फिर एमसी अपना सिगरेट फेंकता है। फिर कहता है मैंने कहा दरवाजा खोलो। और वो दरवाजा को लात मार के खोल देता है। और वो आदमी पूरी तरह से शॉक होता है, कह रहा क्या मैंने तुम्हें दरवाजा ना खोलने के लिए कहा था। और वो देख पाता है सामने एमसी है। एमसी अंदर आके टेबल के ऊपर बैठ जाता है। वो आदमी सोच रहा मार्क्वेस। एमसी कहता है मैं इंतजार कर सकता हूँ, इसीलिए कृपया वो काम पूरा करो जो तुम कर रहे थे। और वो आदमी गुस्से में उठता है डैम इट। फिर कहता है सब बाहर निकलो अभी।
और वो मन में सोच रहा, ये क्या हो रहा है? अगर मार्क्विस यहाँ है तो क्या इसका मतलब ये है कि मर्डर की कोशिश विफल हो गई? राजा ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? ऑस्कार वॉन राइनहार्ट, और ये होता है हमारा एमसी का नाम, ऑस्कर। फिर वो आदमी सोच रहा, नॉर्फोल्क कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक और लोकजन की भेड़िए, जिससे फिल्म का किंग भी टकराने से कतराता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो चमकदार चेहरा इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करता है। 3 साल पहले जब मेरे नाम पर सिर्फ एक शाही उपाधि थी, इस आदमी ने मुझे नॉर्फ्रांक रॉयल यूनियन असेंबली और फिल्म बैंक के प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचाया। ये बिल्कुल मुफ्त नहीं था। बैंक प्रेसिडेंसी के साथ साथ कुछ ऐसा जानकारी भी थी जिसे वो चाहता था कि मैं देखूं। और तभी वो प्रेसिडेंट के आदमी उसके कान में आके कहता है, ग्रैंड ड्यूक अभी बैंक में, और वो ड्यूक कह रहा, बस इतना ही। फिर हंसते हुए कह रहा, इंटरेस्टिंग, मुझे समझ आ गया है, अब तुम जा सकते हो। और मन में सोच रहा, खैर तो क्या हुआ अगर चीजें गलत हो गई? अभी जो जानकारी मैंने सुनी है वो निश्चित रूप से उसकी दिलचस्पी बढ़ाएगी। हालांकि वो आसानी से झांसे में नहीं आएगा। फिर आमने सामने बैठ के कहता है, मार्क्विस रेनहार्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बदतमीजी किस लिए है। फिर एमसी कहता है, अगर देर से आना बदतमीजी है तो मैं माफी चाहता हूँ। कुछ बिन बुलाए मेहमानों ने रास्ता रोक रखा था। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि वो कहाँ से टपक पड़े। वैसे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारी आदमी ने कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट बात बता दिया है। मैं क्यूरियस हूँ। और वो आदमी कहता है, वो है, और मन में सोच रहा, वो कितना जानता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसने ध्यान दिया? क्या उसने नोटिस किया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने सुन लिया हो। फिर वो आदमी कहता है, वो तिजोरी जिस पर तुम नजर रखे हुए हो, वो नंबर क्या था? फिर से, क्या वो 4000 में था या 6000? एमसी कहता है, नंबर 5555। ये सुन के वो शौक हो जाता है। फिर एमसी पूछ रहा, क्या तुमने शायद उस तिजोरी की चाबी ढूंढ ली है? और हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हमारी शियाओ वही बैंक में जाके पहुंचती है। बाहर खड़ी हुई लड़की कहती है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं कि ये चाबी किस तिजोरी नंबर के लिए है? और शियाओ वही नंबर कहती है, ये नंबर 5555। और वो चाबी को अच्छे से चेक किया जा रहा होता है। और वो आदमी कह रहा, 560887BX दस्तावेजों पर दिए गए सीरियल नंबर और चाबी मेल खाते हैं। फिर चौंकते हुए लेडी कहती है, अभी अगला स्टेप के वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहो। फिर दूसरे लेडी के पास जाके कहती है, क्या हमने इसकी पहचान जांच पूरी कर ली है? उस बारे में किरदार ऐसे हैं जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखे। हमें इसकी एक कॉपी बना लेनी चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो इस लेटर का ट्रांसलेट कर सके। और वो लेडी शौक होके सोच रही, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? रॉयल फेल्प बैंक कस्टमर के साथ भेदभाव नहीं करता है, लेकिन खाता या तिजोरी खोलने के लिए आवश्यक जमा राशि काफी ज्यादा है। खाता खोलने के लिए आपको एक कॉर्पोरेट मुगल शाही परिवार का सदस्य या कम से कम एक उच्च श्रेणी का कुलीन होना होगा। तो फटे पुराने कोट में एक अजनबी विदेशी महिला अचानक सामने आती है और एक चाबी थमा देती है, एक ऐसी तिजोरी के लिए जिसे 25 वर्षों में एक बार भी नहीं खोला गया है। फिर वो लेडी कहती है, चाबी एक सोफिस्टिकेट फोर्जरी हो सकती है। हमारी प्रमाणीकरण प्रक्रिया निश्चित रूप से इसे पकड़ लेगी तब तक। और वो आदमी कहता है, चाबी के एनालिसिस के रिजल्ट आ गया है। और वो दोनों शौक होके कह रहे हैं, फैसला क्या है? फिर हमें वो चाबी दिखाई जाता है। वो आदमी कह रहा, ये चाबी असली है। और यहाँ पे सियाओ चुपचाप बैठी होती है। जब सामने देखते हैं दरवाजा के बाहर वो 2 लेडी उसे घूर रही हैं, तो उसे उसके पुराना फ्लैशबैक याद आ जाता है, जब इसके बारे में वो औरत आपस में बात करती रहती थी। और उसे ये सुनने को मिलता था कि क्या तुमने अभी तक उस लड़की को देखा? मैं उसे चाहे जैसे भी देखूं, वो निश्चित रूप से एक विदेशी है। और प्रेजेंट में सियाओ परेशान होके सोच रही, शायद मुझे आखिरकार
अपना चेहरा ढक लेना चाहिए था। मैं चाहूंगी कि वो अजीब होने के बजाय किसी और चीज को घूरे और उसे गर्मी लगती है। वो सोच रही कितना गर्मी है, मैं इसे उतारना चाहती हूँ बस 1 सेकंड के लिए। और तब एक लेडी की आवाज आती है, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। इतने वेरिफिकेशन के बाद प्रमाणित हो गया है कि वो असली चाबी है। कृपया आपके आने के समय हमारे द्वारा हुई खराब बर्ताव के लिए हमारी गहरी माफी स्वीकार करें। ये रही चाबी। और श्याओ कहती है, जी हाँ मैं समझ गई। और वो लेडी कहती है, आपने बताया था कि आप वो असली मालिक नहीं है जिसने तिजोरी खोली थी। और श्याओ कहती है, हाँ ये सच है। और वो लेडी कह रही, सिद्धांत रूप में तिजोरी खोलने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति का होता है जिसने उसे ओपन किया हो। हालांकि क्योंकि इस तिजोरी का मालिक 2 दशकों से ज्यादा समय से सामने नहीं आए हैं, इसीलिए जिस व्यक्ति ने चाबी पाई हो उसके अधिकार को भी मान्यता दी गई है। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं अब तिजोरी खोल सकती हूँ? वो लेडी कहती है, नहीं, हमें अभी भी आपके पहचान का ट्रांसलेट करने की जरूरत है, जबकि हम आपको टेम्पररी मालिक के रूप में पहचानते हैं। कृपया समझें कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जारी रहने तक आप तिजोरी नहीं खोल सकते। और श्याओ कहती है, हाँ मैं समझ रही हूँ। वो लेडी कहती है, शुक्रिया। और श्याओ की आईडी कार्ड जांच हो रही होती है। आपस में बात कर रहे हैं, मुझे उसके आईडी कार्ड जांच करने वाले देशों को दोबारा जांच करने दे। डागुक, क्या वो सही देश है? और हमारी फीमेल लीड कहती है, ये डानगुक है। वो लोग कह रहे हैं, ओह मेरी गलती है, डानगुक। और एक पेपर देते हुए कह रहे हैं, ये आपका सर्टिफिकेट है जो आपको आधिकारिक की होल्डर के रूप में मान्यता देती है। फीमेल लीड कहती है, शुक्रिया। और वो सर्टिफिकेट को देखने लगती है। तब उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। पीछे मुड़ के देखती है और सोच रही, ये दीवार के पीछे कोई घूर रहा है। फिर वो लेडी कहती है, आपकी आईडी कार्ड ट्रांसलेट करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए आप आज के लिए वापस जा सकते हैं। मुझे एक पल दे, मैं आपके लिए एक गाड़ी के बंदोबस्त करती हूँ। और वो कमरे के अंदर अकेली होती है और कह रही, वो कौन था, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? और उसे टीचर की बात याद आने लगती है। उसका टीचर ने कही होती है, जिस पल ये पता चलेगा कि वो चाबी तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारा जिंदगी हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह नाजुक होगा। और श्याओ कह रही, मुझे सावधान रहने की जरूरत है। और तब पीछे से वही लड़ी आती है। फिर कह रही, कस्टमर, मैंने एक सवारी तैयार कर ली है। और जब देखती है रूम में, वहाँ पे श्याओ होती ही नहीं। वो सोच रही, वो कहाँ चली गई? फिर आपस में बात कर रही हैं, क्या वो पहले ही नहीं चली गई? दूसरी लड़की कह रही, लेकिन मुझे तो दरवाजा खोलने की आवाज भी नहीं आई। सोचा जाए तो ये भी अजीब है। दूसरी लड़की कह रही, क्या अजीब है? सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए थी वीआईपी रूम में एंटर करने के लिए भी। वो बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए अंदर कैसे आ गई? और श्याओ वो बैंक से बाहर आ जाती है और वो कैरेज का एक लड़का कह रहा, अरे भाई देखिए तो, एक लेडी को इतनी देर रात अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। और श्याओ कैरेज वाले को कहता है, कृपया मुझे सबसे बिजी शहर में ले चले। और वो आदमी सोच रहा, सबसे बिजी जगह, और पता चलती है ये कुछ गंदा ही सोच रहा होता है। वो कैरेज के अंदर श्याओ बैठ जाती है। वो आदमी कह रहा, ठीक है नन्ही मिस, आप चिंता ना करें, मैं सुरक्षित करूँगा कि आप वहाँ सुरक्षित और सही सलामत पहुँच जाए। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है वो आदमी ड्यूक मन में सोच रहा, चाबी का मालिक एक चूहे की तरह दबे पांव आया। ये ऐसी जानकारी है जिसमें उस घमंडी आदमी को निश्चित रूप से दिलचस्पी होगी। मुझे पक्का यकीन है कि वो होगा। फिर एम से पूछता है, क्या फेल्प बैंक में कुछ हो रहा है? और वो आदमी ड्यूक मन में सोच रहा, मुझे पता था उसने इतनी शानदार एंट्री की जैसे कि वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, लेकिन जब तक मेरे पास वो जानकारी है जो तुम चाहते हो। और वो ड्यूक तो मन में सोच रहा, तुम अपने इस घमंडी स्वभाव के साथ इतने आराम से नहीं रह पाओगे। और तब एमसी का आदमी उसको कान में कुछ बात
बात बताता है और ये बात सुन के एमसी एकदम से उठता है। ये देख के वो ड्यूक शौक होके देख रहा और उसके पसीने छूटने लगते हैं। जब उसे सामने देखता है तब वो कांपने लगता है। फिर कह रहा मार्क्विस अचानक, और हमारा एमसी कहता है ग्रैंड ड्यूक बेडन, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या फिलिप बैंक में कुछ चल रहा है? फिर वो ड्यूक कहता है खैर, वो कह रहे थे कि कोई अंदर आया था उस तिजोरी की चाबी के साथ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वो एक लड़की थी और उसके पास आइडेंटिफिकेशन थी। और एमसी कहता है लेकिन वो इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाए, है ना? ये सुन के वो ड्यूक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर एमसी कह रहा फिर वो तिजोरी में इसे सच में कब खोल पाऊंगा? और वो ड्यूक के तो डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। फिर भी तुम इसे संभाल सकते तो तुम बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते। और एक धड़ाम से वो रूम के बाहर आवाज आता है क्योंकि एमसी उससे पीट रहा होता है। फिर कह रहा मेरा शर्त ये थी कि तुम बिना चाबी के तिजोरी खोलो। ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई बात ठीक से समझ नहीं आई। क्या तुम्हें सच में लगा था कि बैंक में मैंने सिर्फ तुम्हें ही तैनात किया था? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा कि बैंक में मेरा भेजा हुआ जासूस सिर्फ तुम ही थे? और वो ड्यूक को अपने पैरों से उसका सर को कुचल रहा होता है। तब वो ड्यूक कह रहा मार्क्वेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमसे देश के राज परिवार के प्रति ऐसा अपमान दिखाने की? मैं बस एक रास्ता ढूंढ रहा था। और एमसी कहता है तुम कोई रास्ता निकालोगे, मुझे हंसाओ मत। और उसके ऊपर ड्रिंक गिराते हुए कह रहा भले ही यह सच हो, फिर भी इससे क्या फर्क पड़ेगा? 25 साल के बाद चाबी बस एक इंश्योरेंस की तरह है, सही है ना? मैंने तुम जैसे बेकार इंसान को नॉर्फोल्क रॉयल यूनियन असेंबली में पहुंचाया और यहाँ तक कि तुम्हें बैंक का प्रेसिडेंट भी बना दिया। पर जैसा तुम्हें कहा गया था, राजघराने के जासूसी करने के बजाय तुम मेरी हर हरकतों की जानकारी लेक्सन के किंग को दे रहे हो। कम से कम तुम्हें बैंक प्रेसिडेंट के रूप में अपना खर्चा तो निकालना चाहिए था, क्योंकि मुझे तुमसे बस यही एक उम्मीद थी कि तुम बिना चाबी के उस तिजोरी को खोल दो। अब जब चाबी सामने आ गई है तो तुम बेकार हो। अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और वो ड्यूक अपना जान बचाते हुए जोर जोर से सांस ले रहा होता है। उसका आदमी आके कहता है योर ग्रेस। और जब वो कमरे से एमसी निकलता है, बाहर खड़ी हुई लड़कियां उसे देख के फिदा हो रही होती हैं और वो हीरो की तरह बाहर निकलता है। फिर पूछता है और वो चाबी? उसका आदमी कहता है हम उसे ड्रैग कर रहे हैं। और एमसी मन में सोच रहा तो चाबी का मालिक? हाँ, मैंने उस चाबी को बरसों बरसों तक ढूंढते हुए बेताबी में बिताया। कितना मजेदार है। फिर कहता है अब वो लड़की कहाँ है? और वो कैरेज वाला आदमी श्याओ को यहाँ छोड़ देता है। कहता है यहाँ हम आ गए हैं, शहर का सबसे बिजी इलाका। और श्याओ देखती है क्या ये है? और वहाँ से एक औरत निकल के आती है, कह रही है स्वागत है, स्वागत है। श्याओ कहती है मैं रात को यही रुकना चाहूंगी। वो औरत कहती है बिल्कुल, हमारे पास अभी एक बहुत अच्छा कमरा खाली हुआ है, इस तरफ आइए। लेकिन उन लोगों का मुस्कुरान से पता चल रहा है कि श्याओ कोई गलत जगह में पहुंच चुकी है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एमसी को। एमसी कैरेज के अंदर बैठे हुए सोच रहा बहुत समय पहले मैंने उस नीच व्यक्ति का पीछा खो दिया जो पूरे महाद्वीप पे भाग गया था। नहीं, मेरा मानना है कि रिपोर्ट में कहा गया था कि वो पकड़ा गया था, लेकिन फिर भाग निकला क्योंकि उसे जिंदा ले जा रहा जहाज डूब गया था। मुझे उन परिस्थितियों के आधार पर उसे मृत मान लिए जाने वाली रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। मुझे जिसकी सख्त जरूरत थी वो था सिर्फ सबूत, क्योंकि वो आदमी वो गद्दार था जिसने मेरे पिता को उनकी मृत्यु तक पहुंचाया था। और उस तहखाने का मालिक, उसका कोड नेम पीटर था। वो कभी राइनहार्ड परिवार का टॉप टायर एजेंट था। वो किसी और से बेहतर जानता था कि वो कितना बेरहम और क्रूर है। उसके
पहले साथी भी हो सकते थे। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करने की जरूरत है। एक दस्तावेज जिसके बारे में माना जाता है कि इसका एक्सचेंज लेक्सन के पूर्व किंग के साथ किया गया था। लेन देन की धनराशि के साथ उस तिजोरी के अंदर छिपा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु के बाद ढहने के बाद परिवार ने फिर से अपनी पकड़ बना ली है। तिजोरी के अंदर के पैसे का अब कोई महत्व नहीं रहा। किसी को लग सकता है कि तिजोरी का महत्व अब तक कम हो गया होगा, लेकिन लॉक्सन के नए किंग के राज्याभिषेक के बाद भी हत्या के प्रयास जारी रहे और फिर लॉक्सन के किंग और पेल बैंक के प्रेसिडेंट के बीच सीक्रेटली संपर्क है। यह निश्चित है लॉक्सन रॉयल्स के इर्द गिर्द शिकंजा कसने का तरीका, जो लगातार रेनहार्ट परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तिजोरी के अंदर पड़ा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण चक्र को समाप्त करने के लिए मुझे ही उस लापता कमीने की तिजोरी खोलनी होगी। काश उस समय और हमें एमसी का एक बचपन की फ्लैशबैक दिखाई जाती है। तब उसकी मदर कह रही है, तुम्हें उस वार में क्यों जाना है? ये शाही परिवार का युद्ध है, एक रेनहार्ट को ही क्यों जाना होगा? एमसी सोच रहा, अगर मेरे पिता लॉक्सन रॉयल की ओर से युद्ध की पंक्तियों में खड़े ना होते, अगर कोर एजेंट मेरे पिता के साथ युद्ध में सभी नष्ट नहीं हुए होते, परिवार को पुनर्जीवित करने में एकमात्र एडल्ट, वो महिला जिसे मार्चियोनियस के नाम से जाना जाता है, वो ऐसे पेश आई थी जैसे कि कोई अपने पति के मरने का इंतजार कर रहा हो। और ये होती है उसकी मदर। वो कह रहा, मैं बस तब 6 साल का था। अगर उसने अपनी जवान नादान बच्चे को एक बर्बाद परिवार के पारिस के रूप में नहीं फेंका होता और चली गई, जैसे कि वो इसी मौके के इंतजार में थी। और प्रेजेंट भी सोच रहा, मुझे इन सभी वर्षों तक उस तिजोरी पर अपनी नजर नहीं रखनी पड़ेगी। तब उसका आदमी कह रहा, हम 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एमसी कहता है, समझ गया। और एमसी मन में सोच रहा, वैसे ये अजीब है कि जिसने सफलता हासिल की मेरे सूखते हुए सूत्रों के लिए वो पूरी तरह से अनजान। फिर कहता है, क्या वो औरत अब जिंदा चाबी है? फिर हमें वो रूम में दिखाया जाता है। चाओ अपने वॉशरूम में होती है और शावर ले रही होती है। पूरी तरह से नहा धो के वो बाहर निकलती है और चारों तरफ देखते हुए सोच रही, पर्दे मजबूत से बंद हैं और ये दरवाजा भी बंद है और मेरा सारा सामान भी यहाँ है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 100 बार चेक कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं सेफ हूँ, सब कुछ ठीक लग रहा है। और वो बेड पे लेट जाती है। फिर सोच रही, शायद इसीलिए क्योंकि मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। और वो चाबी को देखने लगती है। सोच रही, जब मैं उन दिनों को याद करती हूँ जो पतली बर्फ पर चलने के समान महसूस होते थे, ये पल एक कुछ समय के लिए स्वर्ग जैसा महसूस होता है। सब कुछ इतना अपरिचित और परेशान करने वाला था कि मैंने चिलचिलाती गर्मी में अपना कोट तक नहीं उतारा। मैं इतना डरी हुई थी कि एक वक्त का खाना खाना भी एक स्ट्रगल था। मास्टर, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? एक लंबे दिन के अंत में मैं अपने मास्टर के सलाहों को अपने दिल में उतार लेती हूँ। आशा है कि मेरी सतर्कता इसने मुझे कम से कम थोड़ी शांति दी है। और तब देखते हैं कुछ बुरे आदमी आपस में बात कर रहे हैं। वो औरत जिसने श्याओ को कमरा दी है, वो कह रही, ये एक बेहोश करने वाली दवा और एक कामोत्तेजक है। और वो 2 बुरे आदमी कह रहे हैं, क्या हम वाकई इतने जल्दी अंदर जा रहे हैं? फिर वो बुरी औरत कहती है, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या तुम्हें पता है उस कोचमैन ने हमसे कितना ज्यादा पैसा लिया है? आपको अच्छी चीजें जल्दी हासिल करनी होगी। और वो आदमी को तो लाल टपकने लगता है, कह रहा, सच है, विदेशी महिलाएं अक्सर यहाँ नहीं आती, ऊपर से वो बहुत नाजुक और सुंदर है। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसकी त्वचा और गंदी तरह से हंसने लगता है। और वो औरत कह रही, ये सोचना कि उसे तब तक कुछ भी शक नहीं हुआ जब तक वो इस
मशहूर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंच गई। वो निश्चित रूप से बिना किसी बैकग्राउंड वाली लड़की होगी। अब तक धुआं कमरे में भर जाना चाहिए था। अब अंदर जाओ और उसे सिखाओ। और श्याओ रूम में सो रही होती है। वो महसूस करती है ये कैसी स्मेल है, कुछ तो गलत है और मुझे होश नहीं आ रहा। नहीं, कुछ तो गलत है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो बेड से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मुझे जल्दी करना होगा। और सामने दिखती है उसके सामने दो आदमी खड़े हैं। उनमें से एक आदमी कह रहा, यार हमें इसे हवा देनी होगी या इसे बाहर निकलना होगा, वो पूरी तरह से होश खो देगी। और दूसरा लड़का कह रहा, अरे बाप रे, ये बहुत ही ज्यादा हॉट है, वो तो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर कह रहा, घूरना बंद करो और उसे दवा दे दो, यही बिल्कुल सही टाइम है। और हंसते हुए उसके तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और कह रहा, क्या मुझे एक बार इस ट्रेनिंग में थोड़ी मेहनत लगानी चाहिए? चलो देखते हैं। और हमारी फीमेल लीड को पता चल जाती है कि उसके साथ गलत होने वाला है। वो पूरी तरह से घबरा जाती है और उसको धक्का देती हुई उसका हाथ को दांत से काट लेती है। और वो लड़का गुस्से में कह रहा, ये क्या है, तुम्हें तो अधमरा होना चाहिए था। और दूसरा लड़का कह रहा, तुम क्या कर रहे हो, तुम एक लड़की तक को नहीं संभाल सकते? वो लड़का कह रहा, वो बहुत तेज है, क्या तुम सिर्फ देखते रहोगे, जल्दी करो। और उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाते हैं। और वो लड़के कह रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एक अच्छी बच्ची बनकर दिखाओ। और उसे जबरदस्ती टैबलेट खिलाने लगते हैं। फिर कह रहा, हो गया, अब बस हो गया, देख इसमें ज्यादा समय नहीं लगा है ना। फिर वो हंसने लगते हैं। और हमारी फीमेल लीड बेसहारा होकर सोच रही, नहीं, मैं इसी तरह खत्म नहीं होने दे सकती, मुझे किसी चीज को पकड़ना होगा। प्लीज कोई है, मास्टर, ग्रैंडफादर। और वो लड़का श्याओ के ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाता है। और तभी कोई आने की आवाज आती है। वो लड़का कह रहा, क्या, कौन है? जब श्याओ देखती है नीली आंखें, और तब सामने हमारा एमसी होता है। और तब उसे उसके टीचर की बातें याद आती है। उसके टीचर ने कही थी, एक भेड़िया आ रहा है, वो जो उसे मार डालेगा, और वो जो तुम्हें भी मार डालेगा, नीले आंखों वाला भेड़िया। और इसी तरह ये कहानी के पार्ट 3 यही खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।